मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आजकल आप अखबारों में एक समाचार सुन रहे होंगे, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो चुका है। आज सभी अखबारों में हेडलाइन पर ये समाचार छप रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले। अभी मिला नहीं है, नोबेल पुरस्कार मिलने का अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई है। ये नोबेल पुरस्कार मिलेंगे 10 दिसंबर को इसी साल, क्योंकि सितंबर से शुरू हो जाता है चर्चा नोबेल पुरस्कार की, और सितंबर आते आते 2-3 महीने के अंदर ये जो है ना, इनका फैसला होता है और उसके बाद में 10 दिसंबर को इस बार नोबेल पुरस्कार मिलना है। और नोबेल पुरस्कार जिसको भी मिलता है वो देश से बाहर मिलता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जिसको मिलता है उस देश की जो है ना बहुत अच्छी छवि हो जाती है, उस देश की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और जिसको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है उसको करोड़ों रुपये मिलते हैं, वो धनी हो जाता है, अमीर बन जाता है। तो इस बार नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ कि किसको किस पर मिलेगा, तो ये अभी होना बाकी है। तो आज हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि नोबेल पुरस्कार है क्या चीज़। बस नाम सुनते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला, उसको मिला, इसको मिला, उसको मिला, लेकिन नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या चीज़, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। और इससे एक बात करता हूँ, एक छोटे से बच्चे की कहानी से मैं आपको समझाता हूँ कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। एक बच्चा था जो स्वीडन में जन्मा था। एक अमीर परिवार में, एक बिजनेस फैमिली में बच्चा का जन्म हुआ था, जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है एक स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का परिवार जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में रहते थे। स्टॉकहोम वहाँ की राजधानी है, उसमें ये रहते थे। और जब ये नोबेल जब पैदा हुआ तो इसके पिताजी का एक व्यापार था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन जैसे ही समय बीतता चला गया और जैसे ही 4-5 साल का नोबेल हुआ तो उसके पिताजी का जो व्यापार जो था वो डाउनफॉल होने लगा। जब डाउनफॉल होने लगा तो उसके पास, जैसे इस प्रकार एक बार अपने एपीजे, अपना राष्ट्रपति था एपीजे अब्दुल कलाम, उनके भी दादा का ट्रांसपोर्ट का काम था और उसके बाद वो डाउन होने लग गया था। इसी प्रकार से नोबेल के पिताजी का भी अपना, उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन जब नोबेल 4-5 साल का हुआ तो उनके पिताजी का जो व्यापार था डाउन होने लगा। डाउन इतना हो गया कि व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। जब व्यापार ठप हो गया तो रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं बता, तो नोबेल के पिताजी ने अपनी वाइफ से, नोबेल की माँ से कहा कि अब यहाँ से हमको कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारा व्यापार चल नहीं रहा है। तो उन्होंने अपना घर बार बेच करके, उसने जो घर बेचा या प्रॉपर्टी बेची, उससे जो पैसा मिला वो सारा का सारा पैसा करके नोबेल के पिताजी यूएसएसआर पहुंच गए। यूएसएसआर का मतलब आज जिसको आप रशिया कहते हैं। और नोबेल की जो माँ और नोबेल के भाई बहन थे सारे, इनको नोबेल के जो नाना थे वो भी स्वीडन में रहते थे। इन्होंने उस बच्चों को जो ना, बीवी बच्चों को उसके अपने ससुर के पास में, नोबेल के नाना के पास छोड़ दिया। क्योंकि नोबेल के नाना के पास भी इतना कुछ नहीं था। तो नोबेल के नाना ने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दिन तक तो इनको नहीं पाल पाऊंगा, लेकिन मैं इनके लिए एक दुकान खुलवा देता हूँ। तो नोबेल के नाना ने नोबेल की माँ को एक दुकान खुलवा दी, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। तो नोबेल के पिताजी सारे पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे रशिया चले गए, यूएसएसआर में चले गए। और वहाँ 4-5 साल में वहाँ गए तो उनका व्यापार बहुत अच्छा चल गया और खूब अच्छा व्यापार चला। तो चलने के बाद में वो 4-5 साल के बाद में बहुत सारे इकट्ठे पैसे कमा करके लाए। तो वापिस ला के उसने अपना जो प्रॉपर्टी बेची थी वो सारी प्रॉपर्टी खरीद के अपना घर बार बनाया। उसके बाद में अपने नोबेल के नाना के घर से अपनी वाइफ और बच्चों को वापस अपने घर स्वीडन में लेके आए, जहाँ वो रहते थे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर, वहाँ पे ले आए। उसके बाद में धीरे धीरे नोबेल क्या कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हो गया, तो नोबेल को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत थी। नोबेल ने अपने ही एक जो रूम था जिसमें वो पढ़ता था, स्टडी करता था, अपने स्टडी रूम के अंदर एक टेबल पर उसने एक लैब बना रखी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था केमिकल के ऊपर। तो जब 10-12 साल 10वीं 12वीं में हुआ तो नोबेल ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी मैं भी व्यापार करूंगा। तो नोबेल के पिताजी ने बहुत पैसे कमा लिए थे, उसने उसको पैसा दिया कि ये लो पकड़ो पैसे और तुम भी व्यापार करो। तो नोबेल ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो नोबेल का बिजनेस ऐसा चला, दिन दुगनी रात चौगनी उनका व्यापार होना, बहुत पैसे कमा लिए नोबेल ने, दुनिया भर के पैसे कमा लिए। और उसके साथ साथ में, व्यापार के साथ साथ में, एक उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट था केमिकल पे वो भी जारी रखा। नोबेल एक व्यापारी था, लेकिन एक्सपेरिमेंट का उसको बहुत शौक था। तो उसने एक बार ऐसे करते करते केमिकल लेता गया, वो एक्सपेरिमेंट करता गया। तो एक दिन ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उससे नोबेल ने डायनामाइट बना दिया।
डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव होता है जो किसी चीज़ को तोड़ने और बर्बाद करने के काम आता है। तो उसने वो एक्सप्लोजिव बनाया और उस एक्सप्लोजिव को लेकर वो प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए वो सरकार के पास ले गया। उसने कहा कि मैंने ये एक डायनामाइट बनाया है। और इससे जैसे कि उस देश में जो पहाड़ी एरिया था, तो लोग जैसे पहाड़ के पीछे हॉस्पिटल है या स्कूल है, तो जो पहाड़ के इस तरफ जो गांव होते थे उनको स्कूल या कॉलेज जाना होता था या हॉस्पिटल जाना होता, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के बहुत समय लगता था जाने में। तो नोबेल ने कहा सरकार से कि आप चाहें तो इस डायनामाइट को यूज करके आप इस पहाड़ी को तोड़ करके आप गांव वालों के लिए या शहर वालों के लिए, नागरिकों के लिए सुविधा बना सकते हैं आने जाने के लिए। तो उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उससे उनका पहाड़ को तोड़ ताड़ करके उसका रास्ता वस्ता बनाया तो सुविधा होगी। इस प्रकार से ये बातें जो है और काफ़ी देशों में फैली, काफ़ी देशों ने उसकी बात मानी, तो उन्होंने लिया, उन्होंने भी इस्तेमाल किया, तो देखा कि तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो जिस देश ने भी डायनामाइट लिया उन्होंने नोबेल को दुनिया भर के पैसे दे दिया। कोई आया करोड़ रुपए देगा जी, बहुत अच्छा काम किया, कोई आया 50 लाख देगा, कोई आया 5 करोड़ देगा। इस प्रकार से नोबेल के पास में इतना पैसा हो गया, अनाप शनाप पैसा हो गया। कुछ तो व्यापार से हुआ और कुछ इस एक्सपेरिमेंट से जो ये डायनामाइट बनाया इससे लोगों ने पैसा दिया, इससे हो गया। तो नोबेल के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। जब नोबेल के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, हालांकि नोबेल पुरस्कार देने के लिए ये बाद में प्लान बनाई है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये तो नोबेल पुरस्कार है, अगर हमारे देश के खिलाड़ी भी अगर बाहर देश में ओलंपिक में, एशियाड में ये जो खेलने जाते हैं एशियन गेमों के अंदर या राष्ट्रीय गेमों में खेलते हैं, उनको भी एक गोल्ड मेडल वगैरह जो मिलते हैं उनको भी बहुत पैसा मिलता है। जैसे कोई भी अगर खिलाड़ी अगर गोल्ड ओलंपिक में जाता है, अगर ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीत के लाता है तो उसको 6 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार से एशिया में भी एशियन गेम में जाता है, वो जो गोल्ड मेडल जीत के लाता है तो उसको 3 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरे गेमों में अगर वो जीत के आता है, गोल्ड मेडल आता है, तो उसको 1.5 करोड़ रुपये मिलते हैं। कुछ रेलवे वाले भी पैसा देते हैं उन प्लेयरों को, कुछ पेट्रोलियम वाले भी देते हैं, कुछ भारत सरकार भी देते हैं, कुछ राज्य भी देते हैं, जैसे हरियाणा बहुत पैसा देता है। तो इस प्रकार से क्या कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया नोबेल के पास में, तो नोबेल कमाते कमाते बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो नोबेल ने छोड़ा, यार मैं तो बूढ़ा हो गया, पैसा तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि नोबेल का भाई खत्म हो गया। नोबेल का भाई पहले बड़ा जो भाई था वो बीमार हुआ और उसके बाद में नोबेल का भाई खत्म हो गया। खत्म हुआ तो जो उसके घर के जो नौकर थे उन्होंने अफवाह फैला दी कि नोबेल मर गया। तो एक अखबार में फोटो छपी, एक न्यूज़ छपी, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर हेडलाइन बनी और उसमें लिखा गया कि मौत के सौदागर की मौत। जैसे नोबेल सुबह सो करके उठा और उसने अखबार पढ़ा तो उसमें देखा हुआ था कि मौत के सौदागर की मौत, और उसमें नोबेल का जो है ना फोटो लगा था। उसको बहुत बहुत बड़ा दुख हुआ। तो उसने अपने यार दोस्तों को बुलाया, उसने यार दोस्तों को बुला के कहा भी देखो मेरे लिए ये समाचार छपा है, और मैं जब मेरे जिंदा जी अगर मैं मेरे लिए समाचार छप रहा है तो मरने के बाद तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं इतने पैसे का क्या करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि लोग मेरे मरने के बाद में रोएं। तो उसने अपने दोस्तों को बुला के प्लानिंग की, और ये प्लानिंग चल रही है 1893 की बात है। 1893 में ये प्लानिंग होती है, और प्लानिंग होने के बाद में एक फैसला लेते हैं कि ये जितना भी पैसा है इस पैसे का एक ट्रस्ट बना दिया जाए। तो नोबेल ने इस पूरे पैसे का एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट का वैसे मतलब होता है विश्वास। उसको एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में बना देते हैं। तो उसमें जितने भी दोस्त थे, यार दोस्त थे 10-12, उनको सब में उसमें डाला ताकि कोई इसको खा ना सके पैसे को मरने के बाद में। तो उस ट्रस्ट के सारे मेंबर बन गए और ट्रस्ट में वो पैसा डाल दिया। और उसमें ये फैसला लिया गया कि नोबेल मरने के बाद में कुछ लोग जो सेवा की फील्ड में काम करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट का जो सर्च के जो क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए हम जो है पुरस्कार देंगे इस ट्रस्ट की तरफ से। उसका नाम होगा नोबेल पुरस्कार। तो उन्होंने 4-5 विषय चुने। उस 4-5 विषयों के अंदर था जैसे बायोमेडिकल जैसे दवाइयाँ बनती, जैसे आज कैंसर की बीमारी बहुत खतरनाक है, पैरालाइसिस की बीमारी है, कि ऐसे कोई मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक हों जो दवाइयों की खोज करें, नई दवाइयों की, जिससे कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया जा सके। क्योंकि कैंसर में दर्द बहुत होता है, कैंसर की बीमारी के अंदर जब बीमार होता, कहीं भी कैंसर होता तो उस कैंसर की बीमारी के लिए दवाइयों की खोज कर सके, या पैरालाइसिस जैसी खतरनाक बीमारियां हैं उनके लिए सर्च करते हैं तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरा विषय उन्होंने चुना था केमिस्ट्री का, केमिकल वगैरह का, कि जो केमिकल पर रिसर्च करेगा, जैसे यूरिया खाद बनाते हैं या कीटनाशक दवाइयाँ बनाते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें बनाएंगे, इस प्रकार के जो केमिकल की खोज करेगा उनको भी हम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और तीसरा उन्होंने विषय चुना था फिजिक्स,
जो जो लाइट वगैरह के जो काम है या जो साउंड वगैरह के जो क्षेत्र के जो काम है, इस प्रकार की जो कोई खोज करेगा उनको भी नोबेल पुरस्कार देंगे। और चौथा उन्होंने दिया कि पीस, शांति के लिए। जैसे कि रूस, अभी जो फिलहाल आपने देखा होगा फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है कि किस प्रकार से लोग दुनिया भर के मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों तुर्की में एक भूकंप आया था, दुनिया भर के लोग ज़मीन में दब गए थे, मर गए थे, लोगों ने खाना भेजा, किसी ने पानी पिलाया, कुछ किया। इस प्रकार की जो शांति के लिए जो काम करेंगे उनको भी हम जो है ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उसके बाद में उन्होंने 5वां रखा था लिटरेसी, जो अच्छी किताबें लिखेंगे, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखेंगे, अच्छे अच्छे उपन्यास लिखेंगे, उनको भी हम नोबेल पुरस्कार देंगे। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1896 में नोबेल की अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। जब अल्फ्रेड नोबेल की मौत हुई तो सबसे पहले हमारे देश में जो ये हमारा जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, ये 1896 में गाया था। अब आपको पता है कि ये वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, कुछ कुछ शब्द इसके बंगाली में भी थे। और ये 1896 में पहली बार गाया गया था। उसके बाद में हमारे देश में फिर इसके बाद में जब ये अल्फ्रेड मर गया 1896 में, उसके बाद में 5 साल उस ट्रस्ट को लगा ये फैसला लेने में कि ये नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाए। तो 5 साल के बाद में जब फैसला हुआ तो पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला वो 1901 में मिला। उसके अंदर उस समय हमारा भारत तो नहीं था, हमें तो नहीं मिला, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था। ना चीन को मिला, ना ब्राज़ील को मिला, ना अमेरिका को, किसी नहीं मिला, किसी को मिला था वो। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1901 में मिला था। और उसके बाद में 1913 में हमारे देश का पहला, हमारा मतलब एशिया में भारत एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है जो एशिया का जिसमें फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वो व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी थी, एक जो बुक लिखी थी, उसका नाम था आनंद मठ। उस आनंद मठ में क्या था कि कविताएं थी, ये ग्रंथ नहीं था, ये उपन्यास नहीं था, नॉवल नहीं था। ये आनंद मठ एक कविताओं का संग्रह था। काफ़ी सारी कविताएं बना करके एक बुक बनाएगी, उस बुक का नाम उन्होंने लिख दिया। आनंद मठ के अंदर ये लिखा था उन्होंने, ये सब कविताएं लिखी थी। और उस कविता का उस जो किताब जो थी उसका नाम रखा था गीतांजलि। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को बताते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंग्रेज़ों का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था पंचम ने सम्मानित किया गया था। लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को इस पर नहीं मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को असली मायने में जो सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, उसका कारण ये था कि जब ये पंचम कलकत्ता में आया था, उसके सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हो। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अपने मुंह से गाया था। उसकी प्रशंसा इतनी हुई थी जब उसने पता चला पंचम को कि मेरे को इतना सम्मान मिला है भारत के अंदर, तो उसने खुश होकर के उस नोबेल पुरस्कार का घोषणा, उसका नाम लेके चले गए रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद में लंदन में जाकर के रविंद्रनाथ टैगोर को ये सम्मान दिया गया नोबेल पुरस्कार। बल्कि बता ये रहे कि गीतांजलि के नाम पे दिया गया। ये गीतांजलि के नाम पे नहीं दिया गया था। असली मायने में जो जनगण मन अधिनायक जय उसके सम्मान में जो गाया गया था उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्योंकि अंग्रेजों की जो चापलूसी करता था, अंग्रेज उसको सम्मानित करते थे, उसको प्राइज देते थे। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो फैमिली था वो अंग्रेजों का बहुत बड़ा चमचा था। उसके बाद में उस समय के कुछ परिवार थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस का परिवार था, नेहरू का परिवार था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिवार था, गांधी का परिवार था। इस बहुत सारे ऐसे परिवार थे, उस समय के बहुत अमीर परिवार थे और बहुत शिक्षित, बहुत पढ़े लिखे परिवार थे। उनमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार भी था। जिस प्रकार से हमारे देश में टाटा है, अंबानी है या बिरला जी हैं, ये बड़े बड़े, इन लोगों का क्या ट्रस्ट है कि अंबानी का तो परिवार है। जैसे रतन टाटा, उसने शादी की नहीं की, तो रतन टाटा ने जब शादी नहीं की तो टाटा ग्रुप के अंदर बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। आज रतन टाटा की उम्र 80 साल के लगभग हो रही है, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। जब रतन टाटा मरेंगे तो कौन वारिस होगा, कौन नहीं होगा, ये जो ग्रुप बना हुआ टाटा का, जो ये ट्रस्ट बना हुआ है, रतन टाटा जो ट्रस्ट बना रखा है, वो फैसला करेगा कि टाटा ग्रुप का अगला वारिस कौन होगा। तो इस प्रकार से अल्बर्ट नोबेल ने भी एक ट्रस्ट बनाया
और उस ट्रस्ट के माध्यम से ये फैसला हुआ कि कौन किसको किस विषय पर दिया जाएगा। उसके बाद में 1931 में दूसरा जो है नोबेल पुरस्कार हमारे देश में मिला। नाम तो गांधी जी का 3 बार गया, लेकिन गांधी जी को मिला नहीं। नॉमिनेट किया गया था गांधी जी को नोबेल पुरस्कार देने के लिए, लेकिन गांधी जी को नहीं मिला। वो शांति के ऊपर जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो शांति नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। ये लगभग मेरे ध्यान से 1997 की लगभग की बात है, उस दौर की बात है। उसके बाद में 1 साल के बाद में मदर टेरेसा को फिर भारत रत्न मिला। और भारत रत्न हमारे एक और हमारा देश में एक डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमृत के सेन। इनको भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो ना भारत रत्न मिला था। तो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार, और भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न पुरस्कार। लेकिन इन पुरस्कारों को पाने के लिए आदमी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, तब जा करके नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता कि नोबेल पुरस्कार है क्या। तो नोबेल पुरस्कार इस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये बना। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन का रहने वाला था, बहुत पैसे वाला था। मरने के बाद में उस पैसे को सदुपयोग हो सके, इस प्रकार के लोगों को पुरस्कृत किया जा सके, जिससे वो अच्छे समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकें, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, लोगों की सेवा के लिए कर सके, मानव भलाई के लिए काम कर सके। ऐसे लोगों को, या जो लोग साइंस के क्षेत्र में जो ना सर्च वगैरह कर सके, या एक्सपेरिमेंट का काम करके कुछ ऐसे दवाइयों का उत्पादन कर सकें, दवाइयों की खोज, कोई नई की खोज करें, नो करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने जो इकट्ठा कर किसी भी देश के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। हमारे देश में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और पूरी दुनिया में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। तो एक छोटी सी कहानी थी नोबेल पुरस्कार के ऊपर कि नोबेल पुरस्कार है क्या चीज़, वो मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी लोगों को पहले पता होगा नोबेल पुरस्कार क्या चीज़ है, जिनको नहीं पता था वो आज समझ गए होंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या चीज़ है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।